इंटर क्लास हमारे चैप्टर वंशागति और विविधता मेंडलीय वंशागति में आज का टॉपिक है लिंग संलग्न गुण। कुछ जंतुओं और मानव में लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के जीन्स मौजूद होते हैं, परंतु जटिल और व्यापक लैंगिक विरूपता के कारण बहुत से ऑटोसोमल जीन्स भी लैंगिक विभेदीकरण को प्रभावित करते हैं। ये दैहिक जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो तीन प्रकार के लिंग संलग्न गुण हैं। पहला एक्स वाई संलग्न, दूसरा एक्स संलग्न और तीसरा वाई संलग्न। यदि किसी एक्स वाई संलग्न लक्षण की बात करें तो इन लक्षणों के जीन्स एक्स और वाई के समजात खंडों पर एलील्स के रूप में होते हैं। अब यदि ये दोनों पर संलग्न हैं तो इनकी वंशागति पुरुष एवं स्त्रियों के सामान्य गुणों की तरह से होती है। नेफ्राइटिस जो कि रक्त संबंधी एक बीमारी है अथवा पूर्ण वर्णांधता एक्स वाई संलग्न गुण का एग्जाम्पल हो जाती है। लेकिन यदि जीन्स एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर मौजूद हो और वाई पर उसका एलील ना हो तो इसका मतलब है इस प्रकार के गुणों को केवल पुत्रों को उनकी माता से और पुत्रियों को उनके माता और पिता दोनों से। क्यों? क्योंकि पुरुषों के लिए जीन प्रारूप एक्स वाई है और स्त्रियों के लिए एक्स एक्स। अब चूंकि ये एक्स संलग्नता है तो इस पर भी होगी और इन पर भी होगी। तो जो भी पुत्रियां हैं वो इसका कारक हैं अथवा इसका कारक हैं और जो भी पुत्र हैं वो इसका कारक हैं। तो पुत्रों की कैटेगरी में माता से और पुत्रियों की कैटेगरी में पिता से। अब संलग्न गुण किस प्रकार का है? वो पिता में उपस्थित है परंतु माता में नहीं, तो पुत्रियों में वो बीमारी होगी। माता में उपस्थित है परंतु पिता में नहीं, तो पुत्रों में वो बीमारी होगी और पुत्रियों में भी उस बीमारी के होने के चांसेस हैं। अब यदि इसी प्रकार का लक्षण वाई संलग्न हो, मतलब अब पिता के एक्स वाई में वाई संलग्न गुण है तो संतानों का जो प्रारूप होगा वो इस प्रकार का होगा, मतलब एक्स वाई और एक्स वाई, जबकि एक्स एक्स और एक्स एक्स नॉर्मल। यानी कि पुत्रियों को इसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यह संलग्न गुण पुत्रों को उनके पिता से प्राप्त होगा, जबकि पुत्रियों को ना पिता से प्राप्त होगा और ना ही माता से। तो जो एक्स संलग्न लक्षण हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया हैं और वाई संलग्न लक्षण कर्ण पल्लवों पर हाइपरट्राइकोसिस यानी कर्ण पल्लवों पर बालों का उगना। यदि रोगों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसमें संलग्नता प्रभावी होती है। कुछ लक्षण जिन्हें लिंग संलग्न ना कहकर वो लिंग प्रभावी लक्षण कह सकते हैं। तो लिंग प्रभावी अथवा लिंग प्रभावित या लिंग प्रभावित लक्षण से तात्पर्य क्या है? मनुष्य में गंजापन बहुत कम होता है। यह आनुवंशिक या विकिरण या थायराइड ग्रंथ की अनियमितता द्वारा भी हो सकता है। इसकी आनुवंशिक ऑटोसोमल एलील्स की एक जोड़ी
नियंत्रित होती है। जीन के होमोजाइगस प्रभावी अवस्था, यदि उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेज हो तो गंजापन पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में ही विकसित हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा ना हो तो गंजापन केवल पुरुषों में ही विकसित होगा। आपने विभिन्न प्रकार की जीव जातियों को देखा होगा। भेड़ों की कुछ जातियों में नर में सींगों का विकास, गाय भैंस में दूध का स्रावण, पुरुषों में दाढ़ी मूछ और आवाज का भारी होना, सांड में गर्दन के ऊपर का भाग ऊंचा उठा होना, ऐसे लक्षण हैं जिनके आनुवंशिक लक्षणों के जीन भी ऑटोसोम में होते हैं, लेकिन इनका विकास एक ही लिंग के जंतुओं में होता है, यानी विशेष प्रकार से। जैसे भेड़ों की जातियों में जो नर हैं उनमें सींगों का विकास होगा, मादा भेड़ों में नहीं। गाय भैंस जो मादा होंगी उनमें दुग्ध का स्रावण होगा, परंतु नर में नहीं। पुरुषों में दाढ़ी मूछ की उपस्थिति और आवाज का भारीपन होगा, किंतु महिलाओं में नहीं। तो इसलिए इन्हें लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। मनुष्य में सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या 46 है। 44 दैहिक गुणसूत्र हैं, 2 लिंग गुणसूत्र हैं। उत्परिवर्तन के कारण यदि गुणसूत्रों की अब सामान्य संख्या देखने को मिलती है तो बहुत से प्रकार के परिवर्तन संभव हो जाते हैं। सामान्य सी संख्या का परिवर्तन कहने का तात्पर्य है यह 2 तरीके से हो सकता है। जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स हैं, यानी 44 गुणसूत्र, और एक जोड़ी जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, में किसी में भी एक असामान्य स्थिति, मान लीजिए 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है अथवा बढ़ जाती है, परंतु बाकी सभी सामान्य बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी 13वीं जोड़ी में संख्या कम या अधिक, कभी 18वीं जोड़ी में संख्या कम या अधिक, तो इनकी वजह से कुछ असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम ऐसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, जो लिंग गुणसूत्रीय विकार की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कुछ सामान्य लक्षण हैं, जिनमें पहला है डाउन्स सिंड्रोम। इस डाउन्स सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन्स सिंड्रोम या मंगोलिज्म के केस में इसे मंगोली जड़ता, जड़ बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। अब 21वीं जोड़ी में यदि ऐसा हो जाता है 2 की जगह 3, तो गुणसूत्रों की संख्या 44 + 1 यानी कि 45 ऑटोसोम की हो जाती है, 2 सेक्स क्रोमोसोम की हो जाती है, और गुणसूत्रों की टोटल संख्या होती है 47। अब यदि गुणसूत्रों की टोटल संख्या 47 है तो वो डाउन्स सिंड्रोम या मंगोलिज्म से पीड़ित होगा। उसकी आंखें तिरछी और पलकें मंगोल लोगों की भांति वलित, सिर गोल, त्वचा खुरदुरी, जीभ मोटी और मुंह हमेशा खुला रहता है। बुद्धि मंद होती है, कद छोटा होता है, आयु लगभग 12 से 14 वर्ष, लेकिन यदि डॉक्टर्स की देखरेख में रखा जाए तो 20 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकते हैं, और कभी कभी इससे ज्यादा भी। तो ये एक प्रकार का लिंग गुणसूत्रीय विकार है। सेकंड आता है पटाऊ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में डाउन्स सिंड्रोम की तरह
यानी जिस प्रकार डाउन्स सिंड्रोम या मंगोलिज्म होता है, ठीक उसी प्रकार 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स ट्राइसोमिक अवस्था में बनते हैं, यानी 13वीं जोड़ी में हो गए 3, तब भी स्थिति वही बनेगी, 44 + 1 45 + 2 = 47। लेकिन किसी विशेष प्रकार के ऑटोसोम में इस प्रकार के परिवर्तन की वजह से शरीर में बहुत से लक्षण पृथक हो जाते हैं, जैसे मुख गुहा में तालू में दरार, हृदय और रुधिर परिवहन अनियमित, बहरापन, नेत्रों का विकास प्रभावित और ऊपरी होंठ का कटकर हेयर लिप बन जाना, पटाउ सिंड्रोम से प्रभावित लक्षण। ऐसे बच्चे लगभग 3 माह की अवधि तक जीवित रहते हैं। यदि 5वीं जोड़ी में इस प्रकार की संभावना होती है तो उसे क्रीटू चैट या कुछ लोग इसे क्रीडू चैट भी कहते हैं, ठीक है। सामान्य भाषा में ये क्रीटू चैट ही पढ़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्रीडू चैट होता है। 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन की वजह से ऐसा होता है, ना संख्या बढ़ रही है और ना घट रही है। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊ जैसी आवाज उत्पन्न होती है, इसलिए इसे म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम की स्थिति इस प्रकार की है कि 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमिक अवस्था बनती है। तो 18वीं जोड़ी में ट्राइसोमिक अवस्था बनेगी तो 44 + 1 = 45, 2 सेक्स क्रोमोसोम मिलाकर कितने हो जाएंगे? टोटल 47। ऐसे बच्चे जो इस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं या जिनकी गुणसूत्रीय प्रावस्था 47 गुणसूत्र की हो, जिनकी 18वीं जोड़ी ट्राइसोमिक हो, वो केवल 6 माह तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक 8000 नवजात बच्चों में एक बच्चा एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित होता है। विज्ञान की तरक्की ने अब इतना तो निर्धारित कर दिया है कि किसी बच्चे के जन्म लेने से पूर्व उसकी गर्भनाल से कुछ अवयव लेकर उनके गुणसूत्रों की स्थिति के द्वारा उनमें पहले से इन सिंड्रोम्स के बारे में पता लगाया जा सके, ताकि इन सिंड्रोम्स से संबंधित उपचार जन्म से पूर्व ही सुनिश्चित किए जा सके।